हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग। ये एक फ्यूजन वेल्डिंग है। इसकी कैटेगरी फ्यूजन वेल्डिंग की है। फ्यूजन वेल्डिंग हम सब जानते हैं। इसमें हम धातुओं को पिघला के और जब वो पिघली हुई धातु सॉलिडिफाई होंगी तो हमारे पास एक मेटलर्जिकल जॉइंट मिलेगा जिसको हम वेल्ड जॉइंट कहते हैं। धातुओं को पिघलाना पड़ रहा है और मैं अपने इस पूरे लेक्चर में एक बेंचमार्क लेके चलते हैं स्टील का, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें स्टील की ही बनाते हैं। हमें वेल्डिंग स्टील पे करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। स्टील का तापमान, पिघलने का तापमान होता है लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये तापमान चाहिए और इससे भी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि हमने अगर 1500 डिग्री तापमान रखा तो पहले तो वो उस तापमान तक आएगा, फिर वो पिघलेगा। इतनी देर हमें नहीं चाहिए। वेल्डिंग बहुत फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। गैस वेल्डिंग में भी हमें तापमान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। 3000 से 3500 डिग्री आप मान के चलिए। और हमें पिघलाना कितना है? 1500 डिग्री पे हमारा पिघलने वाला है जो धातु हम पिघलाना चाह रहे हैं। इस तापमान को प्राप्त करने के लिए हमें हीट चाहिए। हीट एनर्जी से ही तो तापमान बढ़ता है। ये हीट कहाँ से आएगी? ये आएगी किसी फ्यूल गैस से। क्योंकि हम गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा फ्यूल इस समय होगा गैस, और वो गैस है एसिटिलीन। C2H2 उसका फॉर्मूला होता है। एसिटिलीन गैस को हम फ्लेम, उसकी एक फ्लेम बनाएंगे। उस फ्लेम से एक हीट उत्पन्न होगी और उस हीट से हमारा तापमान बढ़ जाएगा और वो धातुओं को पिघला देगा। पर सवाल ये आता है कि फ्लेम तो हमारे किचन में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना। हमारे किचन में जब हम खाना गर्म करते हैं तो हम फ्लेम प्रयोग करते हैं। वो धातु का बना हुआ है बर्तन, वो तो नहीं पिघलता। और धातु भी एल्युमिनियम, कभी कभी हम एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं। एल्युमिनियम का तापमान तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो तो पिघल जाना चाहिए। फिर इस फ्लेम में और उस फ्लेम में क्या फ़र्क है जो गैस वेल्डिंग में धातु को पिघला देती है? तो आज हम पहले इस पूरी फ्लेम की नेचर को समझ लेते हैं, तब हम अगले लेक्चर में गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स और उसके पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। फ्लेम, पहले तो ये समझ लीजिए फ्लेम क्या चीज़ है। क्या ये सॉलिड है? नहीं। सॉलिड की तो एक फिक्स शेप होती है, लेकिन फ्लेम की कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्या ये लिक्विड हो सकता है? ये लिक्विड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड जिस कंटेनर में हम डालते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेता है। आपने किसी कंटेनर में माचिस की जलती हुई तीली डाली हो, मोमबत्ती को किसी डब्बे में हम जलाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो जो उसकी लपटें हैं, जो फ्लेम है, वो पूरे उस कंटेनर को भर देगी या उसकी शेप ले लेगी? नहीं। तो वो लिक्विड भी नहीं हो सकता। और गैस भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गैस भी पूरे स्पेस को, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। फ्लेम की वॉल्यूम बढ़ती और घटती रहती है, फिक्स तो नहीं है, लेकिन ये पूरे कंटेनर का स्पेस ग्रहण नहीं कर सकती जैसे गैस करती है। तो एक बात तो पक्की है कि फ्लेम ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है और ना ही गैस है। अब चौथी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास जो रह जाती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाए या बहुत ज़्यादा हीट, तापमान अगर कहीं हो जाए तो गैसेस जो हैं आयनाइज्ड हो जाती हैं और उसमें से लाइट और हीट निकलने लगती है। प्लाज्मा भी, अब कई लोग इसको मानने लगे कि फ्लेम प्लाज्मा है, लेकिन ये पूरा प्लाज्मा भी नहीं है। ये एक कंबशन रिएक्शन है। कुछ फ्यूल प्राइमरी जोन में जल जाते हैं, कुछ फ्यूल अनबर्न्ट आगे तक चले जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और हीट वहाँ पर भी है, तो वो कंबशन वहाँ तक होता रहता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक रिएक्शन है जो हमें दिख रहा है और वो रिएक्शन उतनी दूरी तक होता रहता है जहाँ तक उसको कंबशन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन और कंबशन क्या है, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह। आप ये जानते हैं कि आग बिना ऑक्सीजन के नहीं लग सकती। फ्लेम भी एक आग है। कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कुछ केमिकल्स का। इस केस में एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद CO2 गैस और वाटर, स्टीम के फॉर्म में वाटर हमें प्राप्त होने वाला है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंबशन एक साथ सारा कंप्लीट हो जाए और वो भी नोजल से बाहर निकलती, जैसी हमारी कटिंग नोजल से बाहर निकली और सारा कंबशन हो जाए।
तो हमारे पास प्राइमरी कंबशन जोन और सेकेंडरी कंबशन जोन आते हैं फ्लेम में, अभी पढ़ेंगे आगे कि पहले एसिटिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड में कंबशन होता होगा और कुछ अनबर्न्ड फ्यूल आगे तक चले जाते होंगे और वहां जाके जलते होंगे और वो हमारी एक फ्लेम की शक्ल हमें दिखाई देती है। तो ये तो हुई फ्लेम। ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन और उससे हीट क्यों निकलती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन मतलब अगर हम किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जलना, कंबशन मतलब जलना, जलना हमेशा एक ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक, इसमें से हीट बाहर निकलती है जिसको हिंदी में हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें से हमें हीट प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? इसलिए क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो जल रहे हैं, जलने से पहले जो उनका एनर्जी लेवल हाई होता है और जलने के बाद जो हमने प्राप्त किए प्रोडक्ट, उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है। ये जो एनर्जी गैप है, इतनी एनर्जी निकल जाती है और वो हमें हीट एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त होती है। इस हीट का प्रयोग हम धातुओं को पिघलाने में करते हैं, उसका तापमान बढ़ा के। अब एक सवाल रह गया, वो ये कि इस फ्लेम को प्रयोग तो हम अपनी किचन में भी करते हैं और किचन में तो आम तौर पर हम बर्तन एल्युमिनियम के भी प्रयोग करते हैं और एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर तो एल्युमिनियम नहीं पिघल रहा। फिर गैस वेल्डिंग में हम कैसे ये मान लें कि ये धातु को पिघला सकता है? ओके, इसका आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि हमारे किचन में बर्तन पिघलने लगे हों, जबकि फ्यूल लगभग वही हैं। एलपीजी मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस में जो ज्वलनशील गैसेस हम प्रयोग करते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, एसिटिलीन भी हाइड्रोकार्बन्स है। एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन इसलिए हमारी किचन में नहीं पिघलते क्योंकि जो फ्लेम है वो उस यूटेंसिल यानी कि उस बर्तन का तापमान उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं पाती है। आप कहें क्यों नहीं पहुंचा पाती है? इसलिए नहीं पहुंचा पाती क्योंकि हीट बाय कंडक्शन मतलब पूरे बर्तन को गर्म करना पड़ेगा, उस हीट को, वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है ना, और बर्तन के अंदर जो खाना हम बना रहे हैं उसमें बाय कन्वेक्शन और आसपास की जो एयर है वो भी उस हीट को अपने साथ लेके बाय कन्वेक्शन उस बर्तन का तापमान उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने ही नहीं देता। तो आप कहें कि साहब जब खाना बिल्कुल बन जाएगा उसके बाद भी अगर हम गैस बंद नहीं करेंगे, पानी मान लीजिए उबाल रहे हैं, तो वो सारी हीट जो हम एक्स्ट्रा अब भी हीट दे रहे हैं, अभी हमने बर्नर बंद नहीं किया, वो हीट उस पानी को इवेपोरेट करने में सारी एनर्जी चली जाती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तापमान बढ़ना बंद हो जाता है लेकिन जितनी भी हम और ऊर्जा दे रहे हैं उसमें वो सारी पानी को इवेपोरेट करने में, उसकी स्टेट को चेंज करने में चली जाती है। आप कहें जी सारा पानी भी इवेपोरेट हो गया, अब अगर हम गैस पर कोई बर्तन चढ़ा के और घूमने चले जाएं लंबी छुट्टी पे जलती हुई छोड़कर, तो ऐसा हो सकता है कि जब हम 2 दिन बाद आएं तो हमें हमारा बर्तन पिघला हुआ मिले, उसमें होल हो गया हो। पर ऐसा कौन करता होगा? आजकल तो गैस का सिलेंडर भी बहुत महंगा है। अगर हम उस बर्तन का तापमान उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा दें तो वो बर्तन डेफिनेटली पिघल जाएगा। या एक इसका दूसरा कारण भी है, क्योंकि लपटें बर्तन के बहुत छोटे हिस्से को टच कर रही होती हैं और एरिया बहुत बड़ा होने के कारण वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी जगह में, इसलिए उस जगह का तापमान बढ़ता नहीं है। अगर फ्लेम हमारी बहुत बड़ी हो और बर्तन छोटा हो, यानी कि बर्तन को अगर आप बहुत छोटा रखें तो बर्तन पिघल जाएगा क्योंकि इतना एरिया ही नहीं बचा उसके पास। इसीलिए हम भट्टी में चीज़ों को पिघलाते हैं क्योंकि उसमें फ्लेम ज़्यादा बड़ी होती है और बर्तन उस फ्लेम के अंदर अंदर होता है, तो वो सारी हीट उस बर्तन के अंदर जाएगी, तब हमारे धातु पिघलने लगते हैं। इसकी एक और भी वजह है, हमने कभी किचन में ऑक्सीजन के सिलेंडर को इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में हम एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को प्रयोग करते हैं, प्योर ऑक्सीजन। बर्नर को
में भी फ्लेम जलेगी और उसको जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंबशन हो जाता है और हमें हीट प्राप्त हो जाती है। लेकिन वेल्डिंग करते हुए हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के सहारे नहीं रहेंगे, वरना वो इतना तापमान नहीं उठा पाएंगे। तो हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, कंप्लीट कंबशन चाहिए होता है। तो हम ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई अनबर्न्ड फ्यूल बिना जले वहाँ से निकल ना जाए। हमें सारी की सारी वो जो केमिकल एनर्जी उस फ्यूल की थी, हमें वो सारी एनर्जी लिबरेट करनी पड़ती है, मतलब उसके अंदर से निकालनी पड़ती है और उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम तापमान को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। ये है आपका पूरा नेचर एक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का। इसमें हम धातुओं को पिघलाएंगे, फ्यूजन वेल्डिंग है ये, और उस पिघली हुई अवस्था के बाद जब वो ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, यानी कि ठोस बन जाएगा, तो हमारे पास एक मेटलर्जिकल स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिल जाएगा। अब जो फ्लेम हमारी बनती है उसकी नेचर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम दो गैस को प्रयोग कर रहे हैं तो इनका मिक्सचर का रेशो बदल सकता है ना, इनको किस रेशो में हम मिला रहे हैं उससे हमारी फ्लेम बदल जाती है। अगर हमने एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा फ्लेम बनाने के लिए समान रखी तो हम उसमें एक इनर कोन होगा जिसको हम प्राइमरी कंबशन जोन कहेंगे, और उसके ऊपर एक एनवलप होगा जिसको हम सेकेंडरी कंबशन जोन कहेंगे। ये आपकी एक न्यूट्रल फ्लेम है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान हमने मिक्स की है। इस फ्लेम का प्रयोग हम हर प्रकार के धातु की वेल्डिंग, जो भी धातु वेल्डिंग हो सकता है, उसकी वेल्डिंग करने के लिए हम गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं न्यूट्रल फ्लेम के साथ, लगभग सभी, सिर्फ ब्रास को छोड़ के। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमें प्राप्त होती है जब हम ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा रखेंगे उस मिक्सचर में जो फ्लेम बना रही है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से कंबशन के कंप्लीट होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली इसका तापमान हमारे न्यूट्रल फ्लेम से ज़्यादा होगा। जो हमारे समान मिक्सचर से बनी थी न्यूट्रल फ्लेम, उससे ज़्यादा तापमान हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पा सकते हैं। और इसका प्रयोग हम करते हैं कॉपर और उसके एलॉयज जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज, इनके बने हुए पार्ट्स की वेल्डिंग करने के लिए। इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें भी एक इनर कोन होगी लेकिन वो न्यूट्रल फ्लेम से थोड़ी छोटी होगी, और एक एनवलप होगा जो सेकेंडरी कंबशन जोन होगा। इसका तापमान न्यूट्रल फ्लेम से ज़्यादा प्राप्त होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो कंप्लीट कंबशन होने की संभावनाएं लगभग निश्चित हो जाती हैं, तो कोई भी चीज़ अनबर्न्ट नहीं जाएगी। तो हमारे पास ज़्यादा तापमान, ज़्यादा ऑक्सीडेशन मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी, ज़्यादा हीट अगर निकल रही है तो ज़्यादा तापमान हमें प्राप्त हो सकता है। इस पे तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रह जाती है अगर हमने एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा रखी तो उसको हम कहते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, या उसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग फ्लेम। तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लें। कार्बोराइजिंग फ्लेम हमें प्राप्त होती है अगर हमने ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा एसिटिलीन की मात्रा रखी उस मिक्सचर में जिससे हम फ्लेम बना रहे हैं। ये फ्लेम कैसे दिखाई देती है? इस फ्लेम में एक इनर कोन होगा वाइट, थोड़ा वाइटिश कलर का, उसके बाद एक फेदर कोन होता है, एक सेकेंडरी आप कोन माने, इसमें 3 जोन होते हैं, इसमें 3 जोन होते हैं, इनर कोन, मिडल कोन एंड आउटर एनवलप। मिडल कोन थोड़ा रेडिश कलर का। इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमने कम रखी है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि कंबशन पूरा ना हो, ऑक्सीडेशन पूरा ना हो पाए और कुछ अनबर्न्ड चले जाएं, हमारी फ्यूल गैसेस बच सकती हैं। तो इनर कोन में जो हमारा तापमान प्राप्त होता है वो न्यूट्रल गैस से कम होता है। इसमें तापमान लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रल गैस में लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा तापमान प्राप्त होता है। अब
रह गया ये बात कि कार्बोराइजिंग फ्लेम को क्यों बनाया जाता है, इसके यूज़ क्या हैं। इसका प्रयोग किया जाता है अगर हमें पार्ट के ऊपर कोई सरफेसिंग करनी हो, मतलब धातु को पिघला के उसके सरफेस के ऊपर पूरी एक लेयर बनानी हो, कोटिंग करनी हो। ऐसा हम हार्ड फेसिंग करते हुए करते हैं, मतलब किसी धातु के अगर सतह को हमें हार्ड करना है तो हम उसकी सतह को हार्ड करने के लिए धातु को पिघला के उसके ऊपर एक सरफेसिंग करते हैं हार्ड मटेरियल की। उस समय हम इस कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि गैस वेल्डिंग के पूरे प्रोसेस को समझने से पहले उसका एक ग्राउंड वर्क हमने कर लिया, फाउंडेशन हमने आज उसको डिस्कस किया ताकि हमें वो चीज़ें समझ में आ सके। पहले उसकी केमिस्ट्री और नेचर तो समझ में आ जाए जिन चीज़ों के साथ हम वेल्डिंग करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स, किस किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और उस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ और देखते रहें इन सारी वीडियोस को और अपने ज्ञान को, कौशल को बढ़ाते रहें। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।